दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद में जो घंटी का आकृति का बटन है उसको दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाया करे। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल न भूलें। राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को होना है और इसके पहले कसमकस तेज होती जा रही। पहले तो ये लगा था कि निर्विरोध चुनाव हो जाएगा, 7 सीटें उनके हिस्से में, कुल 10 सीटों के चुनाव हो रहे, 7 सीटें विधायकों की संख्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में पहुंच रही थी और 3 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पेच फंसा दिया। उसके पास में अपने 3 उम्मीदवार जिताने के बाद में अतिरिक्त वोट बचेंगे और उधर समाजवादी पार्टी के अंदर उसने सेंध लगाने की कोशिश की है। तो वो जो बगावत करने वाले विधायक हैं उनकी दम पर जो समाजवादी पार्टी के, जिससे वो उम्मीद है कि वो पार्टी से बगावत करके और उनके उम्मीदवार के पाले में आ सकते हैं, उनको जो है उनके बदौलत उनकी दम पर उसने अपना तीसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया, जो एक बड़े थाली शाह है और जो पहले कभी समाजवादी पार्टी में ही थे, बिल्डर हैं संजय सेठ, उनको उम्मीदवार बना दिया है। और चूंकि उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू होता नहीं राज्यसभा चुनाव में मत देने का, तो उन्हें उम्मीद है कि वो बेखौफ होके जो असंतुष्ट हैं समाजवादी पार्टी में विधायक, वो मतदान करेंगे। समाजवादी पार्टी के 3 विधायक जेल में हैं, उनको मतदान के लिए न आने देने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य तो अलग हो ही गए थे पहले, और विधायकों में जो है वो पल्लवी पटेल है। पल्लवी पटेल का वोट भी पल्लवी पटेल भी घोषणा कर चुकी हैं, क्योंकि चूंकि समाजवादी पार्टी में नए जो 3 उम्मीदवार बनाए हैं उनमें 2 जो है वो जनरल कास्ट के हैं, जबकि ओपीडीए की बात करते, एक शेड्यूल कास्ट के भी है, तो उन्होंने तीसरी क्रम पर रखा है। उनके लिए जो वोट आवंटित किए, अगर बेतरघात हो गई तो वो वही हार जाएंगे चुनाव, बाकी वो जो 2 जनरल कास्ट के वो सफल हो पाएंगे। तो इसके लिए उनकी जो पीडीए के प्रति जो निष्ठा है, वो उसकी जो प्रतिबद्धता है पीडीए को लेकर, उस पर उंगलियां उठाई हैं पल्लवी पटेल ने। और पल्लवी पटेल अगर वोट नहीं देती तो 1 वोट ये भी कम हो जाएगा। इस बीच में समाजवादी पार्टी भी हाथ पैर मार रही है उसे। अभी हालांकि लोकसभा चुनाव में सीटों को बंटवारे को लेकर बात अच्छी नहीं चल रही इसकी कांग्रेस से और थोड़ी तल्खी पनपती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें उम्मीद है कि जो 2 कांग्रेस के वोट है वो समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि वो हम ही को मिल जाएंगे। अब जो है बाकी 2 वोट राजा भैया के पास है और ये कहा जाता है कि 2 वोट राजा भैया कब्जे में ऐसे हैं कि वो दूसरी पार्टियों से ला सकते हैं। एक तो राजा भैया खुद ही हैं, उन्हीं के पार्टी के विनोद सोनकर हैं, वो दोनों जो राजा भैया से प्रभावित है, उन वोटरों के, उन विधायकों के नाम नहीं बताए गए, लेकिन अनुमान है कि वो 2 वोट भी जहां राजा भैया कहेंगे वहीं पड़ेंगे। तो वो उसके लिए उन्होंने खुद ही पहल की है अखिलेश यादव ने, और राजा भैया से बात की है और अपने दूत के रूप में नरेश उत्तम से उनको बात करने के लिए भेजा है। नरेश उत्तम का राजा भैया ने अच्छा स्वागत किया है, दोनों लोगों ने साथ में जो है लंच भी किया है और राजा भैया ने सकारात्मक संदेश दिया है। अब इस पर एक बार फिर सैद्धांतिक तौर पे देखें तो एक बार फिर विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई। राजा भैया का जो जनसत्ता दल है, वो राजा भैया का जनसत्ता दल तो आरक्षण का विरोध करता है, और इधर ये पीडीए के नाम पर जो अखिलेश यादव है वो ये चाहते कि पिछड़ों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले सरकारी नौकरी में और सब जगह पे सत्ता के केंद्रों में, इसलिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। तो एक आरक्षण समर्थक दल है और एक आरक्षण विरोधी दल है, और ये दोनों के बीच में केरवेर का संग है। राजा भैया तो वैसे तो राजा भैया तो उनकी एक पहचान एक क्षत्रिय नेता के रूप में
और छत्रीवादी नेता हैं, और इसीलिए राजा भैया जो है वो उनके समाजवादी पार्टी का जो है वो छोड़ के, पाला बदल के, और वो जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे तो छत्रीवाद के नाते वो योगी आदित्यनाथ के समर्थक बन गए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के हाथ बांध रखे उनकी पार्टी। तो योगी आदित्यनाथ को एक सीमा के बाद में छत्रित्व अपना जो है ज्यादा छत्रीवाद चलाने से उन्हें जो है हाथ सिकोड़ने पड़े। तो उसमें राजा भैया को भी लगा कि नहीं, हमारी वो मदद नहीं कर पा रहे, तो हमें एक अलग रास्ते को देखना चाहिए। हमको जो है अपना एक स्वतंत्र रूप से हमें अपना गठबंधन बनाना चाहिए, जब तक योगी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते भारतीय जनता पार्टी में। उनको योगी आदित्यनाथ को वो जो है यशवंत सिंह को भी बहुत बढ़ाना चाहते थे। वो जो है जो मुलायम सिंह परिवार की जो दूसरी बहू है अपर्णा यादव, वो मंत्रिमंडल में उनको शामिल करना चाहते थे। कोई केंद्र का हस्तक्षेप की वजह से उनकी कोई मंशा पूर्ति नहीं हो पा रही। तो इसलिए अब जो है उन्होंने वो जो छत्रीवाद से है वो काफी बाज आ चुके हैं। भले वो टेम्परेरी हो, अभी इंतजार कर रहे हो कि कब भारतीय जनता पार्टी में वो खुद मुख्तार बने, तब वो अपनी अरमान पूरे कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल इसीलिए राजा भैया भी अब उनका जो है लिहाज न करते हुए योगी आदित्यनाथ के जहां स्वतंत्र तरीके से, जहां उन्हें अपना राजनीतिक हित सत्ता दिखाई देता, वो उस तरफ चले जाते। तो राजा भैया भी जो है अखिलेश यादव को उन्होंने लगता है कि आश्वासन दे दिया है राज्यसभा के चुनाव में। अब जो पैसा संजय सेठ के पास अकूत दौलत है, तो पैसा भी फेंकेंगे। अब उनमें से अखिलेश यादव के कितने जो है विधायक उसमें से जो है मुकर जाते हैं और वो संजय सेठ के मोह पास में फंस जाते, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये उन्होंने चुनाव जीत भी लिया तो राजा भैया की मदद से ये चुनाव जीतेंगे, और दूसरी उनको राजा भैया का अनुग्रह उन पर रहा, ये बात का खुलासा हो जाएगा। इससे भी उनकी जो है प्रतिबद्धता को धक्का लगेगा, उनकी पीडीए को लेकर उनकी जो साख को बनाने की कोशिश कर रहे उसको धक्का लगेगा। और दूसरा ये कि अगर रामजी लाल सुमन हार जाते, संजय सेठ जीत गए और रामजी लाल सुमन हार गए, और तो दोनों के दोनों जनरल कास्ट के जीते होंगे, उसमें चाहे वो जया बच्चन हो और चाहे वो आलोक रंजन हो, तो वो भी जो है उनके लिए उनके जो पीडीए का की जो रहनुमाई का जो दम भर रहे, उसको मतलब इस नाते भी एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो अब इससे क्या होता है, इससे ये जो उनकी दुविधा है इस ढंग की। स्वामी प्रसाद मौर्य कई बात कह रहे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय का धार्मिक पार्टी होते हुए, हिंदूवादी पार्टी होते हुए भी उसने अपने कार्यालय का उद्घाटन नहीं किया। उद्घाटन में पूजा पाठ ये सारी चीजें नहीं कराया, लेकिन ये सारे कर्मकांड, सारे ढकोसलों में अखिलेश यादव तो आगे दिखाई दे रहे, कलेवा बांध के और अपनी पार्टी के कार्यालय का उन्होंने पूजन कराया, और पूजन करा के तो वो इस नाते भी वो उनको कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे। तो अखिलेश यादव की मुश्किलें एक तरह से बढ़ती जा रही। उधर उनके अहंकार के कारण कांग्रेस भी जो है अब जो है लग रहा है कि कांग्रेस से भी उनका तालमेल होने की संभावना है बहुत कम होती जा रही। जयंत चौधरी पहले ही उनसे अलग हो ही चुके हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे अलग हो ही चुके हैं। पल्लवी पटेल का लग रहा है कि वो भी किनारा कर ही लेंगी। परिवारवाद के कारण भी वो जो है ये मतलब अपनी पीडीए के तौर पर अपनी साख मजबूत करने के लिए नहीं कर पा रहे कि वो इन शख्सियतों को मनाने की कोशिश करते। तो ये परिवारवाद भी उन पर हावी है। शुरू में वो दिखाई दे रहा था कि वो अपने परिवार को पीछे करना चाहते, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो इस आधार पर उनको आरोपित करती भारतीय जनता पार्टी, उसकी काट कर सके। लेकिन अब उनकी उस मामले में भी सीमाएं स्पष्ट हो चुकी हैं। वो परिवारवाद से वो नहीं अपनी दूरी नहीं बना सकते। मुलायम सिंह अपने परिवार को इतना हावी करके गए हैं कि ज्यादातर शेयर उनका परिवार ही ले जाता है, बदायूं से। और फिर परिवार के बीच में भी कहीं जंग शुरू ना हो जाए, ये भी खतरे पैदा हो रहे हैं।
बदायूं से पहले उन्होंने धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था, अब उन्होंने धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को उम्मीदवार बना दिया है। तो अब धर्मेंद्र यादव को हालांकि 2 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, आजमगढ़ और कन्नौज, दोनों जगह का प्रभारी बना दिया। तो अब ये कहा जा रहा है कि एक जगह से वो धर्मेंद्र यादव को ही लड़ाएंगे, और जहां तक है कन्नौज से वो खुद लड़ेंगे और वहां से वो धर्मेंद्र यादव को लड़ाएंगे। डिम्पल यादव का भी मैनपुरी से लड़ना तय ही है। तो बहुत बड़ा शेयर उनका परिवार ले जाता है। तो ऐसे में जो मौजूदा दौर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो भारतीय जनता पार्टी से यदि लड़ना है तो आपको सैद्धांतिक रूप से एक बहुत खरी जमीन पे खड़ा होना होगा। राहुल गांधी की इस मामले में फिर से मैं एक बार तारीफ करूंगा। एक दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो भी मैंने तारीफ की थी कि राहुल गांधी ने जब से ये समझा है, मतलब जब से राजीव गांधी इस बात से कन्विंस हुए हैं कि नहीं, जातिगत आधार पर वर्ण व्यवस्था के कारण पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ में बहुत अन्याय हुआ है, उनको वो अपने आप पीछे नहीं गए। वो इसलिए पिछड़े नहीं है कि वो योग्यता में, प्रतिभा में कमतर थे, बल्कि वो ये है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई, उस सामाजिक व्यवस्था की वजह से उनका हक मार के उनको पीछे धकेला गया। तो अब वो उनकी पार्टी एक जमाने में बड़ी यथास्थितिवादी पार्टी रही, बड़ी वर्ण व्यवस्था वादी पार्टी रही। उसमें जो है जनरल कास्ट के लोग ही हावी रहते थे। जब ये समझ में आ गया था कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी के समय ही कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश में पिछड़ा राजनीति हावी होने वाली है, तब भी वो किसी पिछड़े नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना सके थे उत्तर प्रदेश का, वरना उसी समय काट हो जाती। जो चौधरी चरण सिंह की रहनुमाई में पिछड़ा नेतृत्व उभर रहा था, उसी समय उसकी काट हो जाती। लेकिन वो इंदिरा गांधी इतनी मजबूर थी अपनी पार्टी की सवर्ण लॉबी की वजह से कि वो नहीं कर पाई। इसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने 80 से 89 के बीच के राजीव गांधी के टाइम के कार्यकाल में भी 80 से 84 तक तो खैर इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा, और 84 से 89 के बीच का जो कार्यकाल रहा, जो राजीव गांधी का कार्यकाल था, उसमें राजीव गांधी भी बेबस हो गए थे। जो सवर्ण ताकत अपनी पार्टी की जो सवर्ण ताकतें थी, उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री बदले। पहले पता चला कि 84 में तो जब 80 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के हाथ में बागडोर थी, तो बीपी सिंह थे। बीपी सिंह को हटाया तो श्रीपद मिश्र को उन्होंने बनाया। श्रीपद मिश्र को हटाया तो फिर जो है फिर नरेंद्र तिवारी को बना दिया था। फिर राजीव गांधी का कार्यकाल आया तो राजीव गांधी ने भी नरेंद्र तिवारी को पहले कंटिन्यू रखा। फिर नरेंद्र तिवारी जब की सरकार अक्सर दिखाई देने लगी, उनके खिलाफ विधायकों में, कांग्रेस विधायकों में असंतोष पनपता दिखाई दिया तो वीर बहादुर सिंह को बना दिया। फिर वीर बहादुर सिंह को हटाया तो उन्होंने जो है वो फिर नरेंद्र तिवारी को बना दिया। मतलब ठाकुर और ब्राह्मण इन्हीं के बीच में वो चेयर रेस कांग्रेस में होती रही। पिछड़ों को या दलितों को दलित मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोग जानते हुए भी कि दूरगामी दृष्टिकोण से इसलिए जरूर कार्य कांग्रेस नहीं कर सकी थी। लेकिन अब कोई नहीं कह सकता कि राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं वो केवल राजनीतिक अवसरवाद के नाते कर रहे हैं, उसके पीछे कोई राजनीतिक अवसरवाद है, उनकी सच्ची निष्ठा नहीं है। राहुल गांधी ने अभी इतने दिनों की राजनीति प्रमाणित किया कि वो सैद्धांतिक नेता हैं। उनकी एक प्रामाणिकता है और वो सच्चे मन से, सच्चे दिल से ये चाह रहे हैं कि ये जो पावर शेयरिंग है समाज की, ये बदलनी चाहिए। इसमें आबादी के अनुपात में दलित और पिछड़ों को अधिक कोटा मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी जो है वो जो तथाकथित पीडीएवादी, जो पिछड़ों की मसीहाई का जो दम भरती पार्टी, उनसे एक आगे निकलते जा रहे हैं। और अगर अखिलेश यादव इसी ढंग से जिद में और अपनी अहंकार में बने रहते हैं तो ये चुनाव में तो वो एक तरह से बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने को रिपीट करेगी। लेकिन आगे के चुनाव में उनकी पार्टी के लोगों में बड़ी सुविधा होगी। उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी में संघर्ष का मादा नहीं है। और ना वो अगर कोई एक प्रतिबद्धता की लड़ाई लड़े तो वो संघर्ष, तो फिर वो संघर्ष के लिए तैयार एक वर्ग उनके साथ जुड़ भी सकता है, लेकिन वो
संघर्ष की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे। वो तो किसी तरीके से एन के एन प्रकार सत्ता में कब्जा प्राप्त करना, सत्ता पर कब्जा हासिल करना, ये उनका मकसद है। तो अगर ये चुनाव में उनको सफलता नहीं मिलती तो उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह से बिखर जाएगी और वो ही खड़ा रह जाएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो सैद्धांतिक रूप से खरी जमीन पे खड़ा हो और जिसके अंदर संघर्ष करने का एक बड़ा मादा हो। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसकी एक लाइन है और वो उस लाइन पर अपने आप को खरी साबित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्ग सत्ता है, जो जिस वर्ग की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रभावी रहती है, उस वर्ग ने हमेशा से ये सपना देखा था कि हमारी पार्टी में हम एक ऐसा समाज बनाए जिस समाज में मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक बन के रह जाए और हिंदू प्रथम दर्जे का नागरिक हो, और ये देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। हिंदू परंपराओं, हिंदू मान्यताओं, भले ही आप हिंदू मानता है क्या, बड़े व्यवस्थावादी मान्यताएं, बड़े व्यवस्थावादी संस्कारों, उसके अनुरूप ये समाज और ये देश चले, तो उसमें उन्होंने उस दिशा में वो बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और लोगों को यहाँ तक कि जिनका इस व्यवस्था में शोषण होना है, जिनको अपमानित होना है, वो लोग भी, उन लोगों को भी अपने साथ में रजामंद करते चले आ रहे हैं। तो अब उनसे मुकाबला तो तभी हो सकता है जब आप भी कोई लाइन को पकड़ने का काम करें। बस इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।